स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आगे से वही चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस तो आप लोगों को नॉर्मली पता ही है क्या होती है। आ केमिकल रिएक्शन इज ओनली रीअरेंज केवल रीअरेंजमेंट होता है किसका, वो एटम का। ठीक है, एटम फॉर्म डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। आपको पता है जो एटम्स हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, इवन दी सेम मॉलिक्यूल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स, मतलब आपस में वो अरेंज करेंगे एटम्स और अरेंज करके वो क्या बना देंगे, एक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, स्टिक्योमेट्री बेटा क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं जो केमिकल रिएक्शन है ना उनकी और उसकी कैलकुलेशन की। क्लियर, रिलेटेड मतलब लिखा था स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब इसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं एंड कैलकुलेशन की। ठीक है, किसके अंदर, स्टिक्योमेट्री के अंदर। दी कोफिशिएंट्स यूज टू बैलेंस दिस रिएक्शन, इसमें जो कोफिशिएंट वैल्यूज होती हैं उनको मतलब बैलेंस करते हैं ना रिएक्शंस को, उसको क्या कहते हैं, स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट्स कहते हैं। लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन, नॉर्मल कहने में आ रहा है कि लिमिटिंग रीजन मतलब अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में लिया गया रीजन है उसे कहते हैं लिमिटिंग रीजन, और एक्सेस यानी एक्सेस पे लिया गया रीजन जो है उसे एक्सेस रीजन कहते हैं। देखो यहाँ पे, इफ द रिएक्टेंट्स आर नॉट टेकन इन द स्टिक्योमेट्रिक रेशियो, ठीक है, मतलब हमें वो रिएक्टेंट लेना है किसके रेशियो में, स्टिक्योमेट्रिक के रेशियो में। देन द रिएक्टेंट्स विच इज लेस, अगर वो क्या है तो क्या है, अमाउंट स्टिक्योमेट्रिक रेशियो में नहीं आया, वो कितना है, रिएक्टेंट लेस है, तो वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट अबाउट डिटरमाइन हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, तो क्या होगा, वो हमें वो अमाउंट हमारे लिए उस अमाउंट को हमें डिटरमाइन करना है जिससे वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर, इन्होंने ये बोला है इफ द रिएक्टेंट्स आर नॉट टेकन इन द स्टिक्योमेट्रिक रेशियो, मतलब हमें रिएक्टेंट जो लेने हैं वो हमने कितने रेशियो में नहीं लेना है, स्टिक्योमेट्रिक रेशियो में लिखा है ना। इफ द रिएक्टेंट आर नॉट टेकन, हमें नहीं लेना, ठीक है, नहीं लेना है किसने, स्टिक्योमेट्रिक रेशियो में। देन द रिएक्टेंट विच इज लेस, तो रिएक्टेंट्स कैसे होंगे, लेस अगर हुए तो द रिक्वायरमेंट अमाउंट डिटरमाइन, तो हमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है उस अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए जो मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, जितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, हम लिमिटिंग रीजन कहते हैं। एंड द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस पे जो भी रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें एक्सेस रीजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इफ वी बर्न कार्बन इन एयर, जब कार्बन को हम एयर के साथ बर्न करेंगे विच हैज़ एन इन्फिनाइट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ CO2, तो बीइंग प्रोडक्ट विल बी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CO2 बनेगा, क्योंकि आपको पता है कार्बन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनता है, CO2 बनता है। फिर है गवर्न बाय अमाउंट ऑफ कार्बन टेकन, तो उसमें कार्बन हमने लिया, और ठीक है ये तो आपको पता है कितने अमाउंट में, मतलब कुछ हमने अमाउंट में कार्बन लिया, तो इन द केस जो कार्बन है वो है लिमिटिंग रीजन, और ऑक्सीजन जो है क्योंकि उसका एक्सिस था, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में था ना एक्सिस में, तो वो क्या है आपका एक्सिस रीजन है। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एज डिस्कस्ड ईयरलियर ड्यू टू प्रैक्टिकल रीजन, जैसे हम पहले भी जो है डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रैक्टिकल रीजन मतलब प्रैक्टिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन, वो अमाउंट जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा क्या है फॉर्म्ड हुआ है, इज लेस देन, वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। क्लियर, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड हुआ उसके कंपैरिजन में। टू अमाउंट प्रेडिक्ट विद मल्टीप्लाई बाय 100, और वो जो हुआ उसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 100 से, तो हमें क्या पता है, परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड और थ्योरिकल यील्ड, और उसको मल्टीप्लाई किया किससे हमने, 100 से। रिएक्शन इन एक्वस मीडियम, टू सॉलिड कैन नॉट रिएक्ट, दो सॉलिड रिएक्ट नहीं कर सकते विद दी ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इन द सॉलिड फेस में, एंड हैंस नीड टू बी डिजॉल्व इन अ लिक्विड, और उन्हें ज़रूरत होती है क्या डिजॉल्व होने में, लिक्विड में डिजॉल्व होने के लिए। व्हेन अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, आपको पता है जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, वेरियस पैरामीटर आर यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, तो क्या है, हम पैरामीटर का जो वेरियस पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं क्या मेजर करने में, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने में। क्लियर, उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन डिनोटेड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, विच contained in the solution, the parameter used to denote in the strength of solutions are,
कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमने डिनोट करेंगे। बेटा ये आप 12th में भी पढ़ोगे, जो ये लिखा है मोल फ्रैक्शन, मास, मास बाय वॉल्यूम, ये सब आपके 12th में सेकंड चैप्टर जो सॉल्यूशन है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये सारे के सारे जो होते हैं वो कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। इसमें कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर और कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसमें आपका जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, और जो जिसमें वॉल्यूम नहीं प्रेजेंट होता, क्लियर, जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होता वो सारे होते हैं वॉल्यूम क्या होते हैं वो इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है। और जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट है वो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट है वो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो जिसमें नहीं है वो होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्लियर। आपको आगे जाके ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म 12th में पढ़ने को मिलेंगे और बहुत डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपके में सिर्फ फॉर्मूलेज हैं तो वही हम पढ़ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अपन मोल टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला। मास है क्या बेटा, सॉल्यूट का मास प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसे ही मास अपॉन वॉल्यूम जब लेंगे तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वो भी ग्राम में प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट इन 100 ml, याद रखना ये ग्राम में है, क्लियर, और ये है ml में। और ध्यान रखना केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, फिजिक्स में अलग होता है लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये ऊपर वाला क्या है, इंटीजर होता है, तो क्या है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और अपॉन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट की वैल्यू, नीचे सॉल्यूशन की वैल्यू, क्लियर। फिर है ग्राम पर लीटर, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर ग्राम में क्या है वेट है, ठीक है, वेट का होता है ग्राम, और लीटर नीचे क्या है लीटर, यानी कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, वॉल्यूम में। उसके बाद है पीपीएम, इसको पार्ट पर मिलियन कहते हैं बेटा, पार्ट पर मिलियन, इसका फॉर्मूला मिलियन है ना, तो इसे मिलियन है ना, तो मिलियन में 6 में 10 की पावर 6, और परसेंट आता है, जब परसेंट लगाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं 100, क्लियर, और इसमें क्या लगाते हैं 10 की पावर 6, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी और मोलैलिटी, बेटा दो शब्द आते हैं, मोलैलिटी और मोलैलिटी। ध्यान रखना जो मोलैरिटी है ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट, कैसा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये जो है इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है। ये एक ऐसा कंसंट्रेटेड टर्म है जो सारे के सारे कंसंट्रेशन जो टर्म होते हैं वो सॉल्यूट से, आ रही है बात समझ में, वो सॉल्यूशन से रिलेटेड करते हैं, सॉल्यूशन से, आ रही है बात समझ में, कि जितने भी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन से रिलेट करते हैं। लेकिन एक मोलैलिटी ऐसा है जो सॉल्वेंट से रिलेट करता है। देखो आप हर फॉर्मूले में ना सॉल्यूशंस है ना, ठीक है, देखो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन एक यही है मोलैलिटी जिसमें क्या है सॉल्वेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर, सॉल्यूट अपॉन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ डिफरेंट हो जाएगा क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर का सेम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपका पूरा रिलेशन आपको करके दिखाया जाएगा 12th में। अभी सिर्फ आपके में फॉर्मूले हैं तो जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, डेंसिटी और इनमें। और हमेशा ध्यान रखना कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्म है अगर इनको आपस में एक्सचेंज कराता है तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, किसकी, डेंसिटी की, ठीक है। और ये आपका है किससे, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। ये है नंबर ए अगर बी मोल के लिए निकालेंगे तो, और ये है अगर ए मोल के लिए निकालेंगे तो, क्लियर। ये है मास ए मॉलिक्यूल का, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये है अगर आपको उसमें दे रखी है वैल्यू किलोग्राम में, किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से क्या होता है डिवाइड होता है ना, तो वो ऊपर चला जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे वही किए गए हैं, क्लियर। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और आपको मैंने कुछ पेपर्स दिए हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट में फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं और एनायन कैटायन के वो दे रखे हैं, वो भी अपने में नोट कर लेना, क्योंकि बेटा आगे ऑर्गेनिक जब हम पढ़ेंगे या फिर जो है अभी हम क्या नाम है पी ब्लॉक डी ब्लॉक मतलब और पढ़ेंगे एसपी जो वो है आपके में 11th में, तो उसमें जो है काम आएगा फॉर्मूलेज भी और जो है एनायन कैटायन वाले आयंस भी, ठीक है। तो उन्हें भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि जो है आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बाय, गुड लक।